भागिए मत, हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिए। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग कहेंगे कि हाँ सर जी ने आप कुछ हमें समझाया है और समझ में आया है। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाइब विमलेश सर आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने प्रश्नावली एक एक गणित वास्तविक संख्या और उसके बारे में सीखा था, जिसमें हमने आपको सवाल नंबर 8 तक बता दिए थे। तो आज हम सवाल नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, सवाल नंबर 9 क्या कहता है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n 0 अंक पर यानी 0 अंक पर क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे भैया हल करेंगे दोस्तों। तो किसी भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए या तो 5 की घात 0 हो या 5 की घात 1 होनी चाहिए। जैसे 10 है ना, और 100 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर मतलब 5 की पावर 1 हो या 5 की पावर 0 हो, तभी वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगी। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि उसके अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं दोस्तों, तो यदि 5 गुणनखंड आता है उस अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत, तो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे ये कि पहले हम करेंगे है ना, हल करेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है ना, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 है ना। अतः हम कह सकते हैं अतः 6n की पावर 2 इंटू 3 की पावर n। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सभी को समझ में आया। क्योंकि क्या होता है, अब हमें ये पता चल गया कि 6 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में हमें 5 नहीं मिलता है ना। क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 5 नहीं मिलता है। ठीक है, 5 जो है ये गुणनखंड हमें नहीं मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः 6 के 6 के 6 के 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही घात होंगे। मतलब ठीक है, मतलब 6 के जो अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणन में केवल 2 और 3 ही घात हो सकते हैं, इसके अलावा कोई घात नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं अतः 5 असंभव है। मतलब 5 हो ही नहीं सकता, 5 असंभव है ना, 5 हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं अतः क्या है, अतः n मतलब मेंबर ऑफ एलिमेंट n ठीक है, 6n पर 0 पर
समाप्त नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये रहा सवाल का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम चलते हैं इसके सवाल नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों अब हम सवाल नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं। तो 10 में क्या करेंगे भैया, सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। क्योंकि सवाल दिया है, इसमें आपको बताना है भाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 13 कॉमन निकाल लेंगे। फिर ये 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका प्लस का 1 बचेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 13, और इधर कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, है ना। 77 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 11 से 77 प्लस 1 78। अब हम क्या करेंगे, 13 104, हासिल है 10, 13 सत्ती 91, 91 और 10 कितना होता है दोस्तों, 101 होता है। कितना होता है, 101, जो कि क्या है, जो कि भाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। क्लियर है? इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम देख लेंगे भैया 5 कॉमन निकाल लेंगे। 5 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, और फिर बचेगा आपका 1। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि यहाँ 5 यूं ही लिखा रहेगा। अब ये है 7 छंगे 42। क्लियर दोस्तों? अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 या 6, और 6 चौके 24, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणा कर लेंगे। तो 24 24 दूना 48 होता है दोस्तों। 24 दूना कितना होता है, 48, और 24 चौको 96, और एक होता है आपका कितना, 100 होता है, प्लस का 1 ये। क्लियर है? तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1009 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 और 5 9 45, ये हो जाएगा, जो कि क्या है, जो कि भाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। क्लियर है दोस्तों, क्या है ये, भाज्य संख्या है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम इसके अगले सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर 11 की तरफ। और ये जो सवाल नंबर 9 हमने बताया, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है ये, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए दोस्तों। तो हम सवाल नंबर 11 को जानेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों हम सवाल नंबर 11 की ओर आ चले हैं। और मित्रों क्या कहता है सवाल नंबर 11, जो है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना है दोस्तों। यानी कोई खेल है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। सानिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं इसका पूरा चक्कर करने में, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं दोस्तों। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। यदि दोनों एक साथ चलें, अगर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका हल कर लेंगे, इसका हल निकाल लेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हल निकालने से पहले हम इसका क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सानिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट दोस्तों। कितना है, 18 मिनट। अब क्या है, रवि को एक चक्कर लगाने में
लगा समय, ठीक है, कितना लगा भैया? 12 मिनट। कितना लगा दोस्तों? 12 मिनट लगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का क्या करेंगे, हम दोनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। तो हम क्या करेंगे, 12 के सॉरी 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 तिया 18। क्लियर है दोस्तों? अब हम निकालेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? तो हम क्या निकालेंगे कि कहता है कि कितने समय बाद वो मिलेंगे भैया, ठीक है। तो हम देखेंगे, अतः लासा मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमने एलसीएम में बताया था कि सबसे बड़ी घात, तो इसमें देखो 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर 2, इसमें कितना हो जाएगा, 2 की पावर गुणे है ना 2 और यहाँ पर 3, तो सबसे बड़ी घात हमें लेना है ऊपर से 3 के पावर 2 लेना है, नीचे 2 की पावर 2 लेना है, मतलब 3 तिया 9, 9 चौके 36 मिनट लगेंगे दोस्तों। कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे। तो हम लिखेंगे अतः दोनों को 36 मिनट लगेंगे, ठीक, 36 मिनट लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जवाब होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो अब हम इसके अगले सवाल की तरफ चलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है ना, और इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो भी हम आगे आप लोगों को बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल को समझते हैं दोस्तों। तो हाय गाइस, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है दोस्तों, एक प्रातःकालीन सैर के समय, मतलब सुबह सुबह क्या होता है, 3 दोस्त या 3 मित्र एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ कर देते हैं। कोई एक स्थान है वहां से चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब टहलते हैं ना, टहलते हैं भैया, हैं? तो उनके कदमों के माप क्रमशः कितने हैं, 28 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है दोस्तों। कितनी है, 28 है, 12 है, 40 है। तो यहाँ पे जो माप है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, है ना। तो अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे माप रख के किसी भी सवाल को हल किया जा सकता है दोस्तों। तो हमने रखा है 28 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा कि इनमें से प्रत्येक कितनी कितनी न्यूनतम दूरी चले। जब आप सवाल में कहे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम, तब हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है दोस्तों। और अगर ज्यादा से ज्यादा कहे तो हमें एचसीएफ निकालना होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे, इसका हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों व्यक्तियों की दूरियों की माप क्या है दोस्तों, 28 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए, न्यूनतम दूरी अगर हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम
ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 28 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या हो जाएंगे भैया, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, है ना, 2 दूना 4 दूनी 8, है ना। तो ऐसे नहीं निकलेगा, इसको ऐसे निकालते हैं। 28 दिया है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 सत्ती 14 और 7 एकम 7। तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ती 14, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, है ना, और गुणे 7। तो अब 12 के हम निकालेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 2 छाके 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2, है ना, और ये हो जाएगा 3। क्लियर। इसी तरीके से 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 2 दूना 4 दूनी 8, पंचे कितना होता है दोस्तों, 40 होता है। कितना होता है दोस्तों, 40 होता है। तो हम क्या करेंगे, अतः, है ना, क्या निकालेंगे, अतः 28, 12 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले बड़ी पावर पकड़ते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी पावर क्या है दोस्तों, 2 की पावर 2 है, उसके बाद कितना है, 3 है, उसके बाद कितना है भैया, उसके बाद है 5 और उसके बाद है 7। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 सत्ती कितना होता है, 105। तो इससे अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा, 420 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही रहेगा आपका आंसर दोस्तों। तो 420 ही आप लोग मत करिएगा, अच्छे से सवाल को पढ़िएगा और इस तरीके के जो भी सवाल आएंगे आई होप आप लोग अच्छे से उनको सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ बेहतर समझ में आई होगी और यूं ही अपना प्यार और स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखिए। हमने इस वीडियो का ये लास्ट सवाल बताया है। अब हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता, ठीक है। तो उस वीडियो को हम आप लोगों के पास कल, यानी कल हम आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ वेट करिएगा, हमारा वेट करिए, इंतजार करिए और मैं बेहतर से बेहतर आप सभी को समझाऊंगा और बताऊंगा। यदि आप लोगों ने हमारा यूं ही साथ दिया है और आप लोगों ने प्यार और स्नेह बनाए रखा है तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।